आइए आपको दिखाते हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कहा। आज जब श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। द हेड ऑफ दिस एसआईटी इज जस्टिस एमबी शाह, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द चेयरमैन M for Mango, B for Bombay. And Honorable Justice Arijit Parsayat, a former judge of the Supreme Court, is the Vice Chairman. This proposal, which was approved by the Cabinet, comprises very high-profile officials as well. Neelam ji will subsequently release, but I will just tell you, the Secretary Revenue is a member of this. The Deputy Governor Reserve Bank of India is a member of it. Director Intelligence Bureau is a member of it. Director Enforcement is a member of it. Director CBI is a member of this high-profile SIT. Chairman Central Board of Direct Taxes is a member. तो अभी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद अपनी बातों को सामने रख रहे थे। इसके साथ साथ एक और मसला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे जो तमाम मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। इस वक्त इनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल, जिस काले धन की कमेटी के गठन का ऐलान अब किया जा रहा है, जो कि आपकी कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार की कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है, इस कमेटी का गठन 1 मई को किया जा चुका था और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो इसमें नया क्या है? सबसे पहली चीज, जो परसेप्शन, जो उस बारे में सोच, उसका फर्क है अजय जी, इस बात को समझना पड़ेगा। उसमें जो कन्विक्शन और कमिटमेंट है उस फर्क को समझना पड़ेगा। और जो पहला निर्णय यदि इसका हो किसी एक सरकार का, नई सरकार का, तो उसकी इच्छा शक्ति इसे दर्शाई जाती है, दिखती है। और पिछले सरकार में जितने दबावों में वो फैसला लिया गया था उससे उसकी कमजोर इच्छा शक्ति दिख रही थी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस फैसले से एक जो क्लियर मैसेज गया है कि दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। अब इसमें सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो बहुत बुनियादी सा है, इस फैसले पर मौजूदा सरकार नहीं पहुंची, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको किस तरीके से अमल में लाना है इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश जारी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईटी के गठन की बात सामने रखी। एसआईटी की अध्यक्षता कौन करेगा उसका नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था। सिर्फ सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि उसमें और कौन कौन मेंबर होंगे, मेंबर्स कौन कौन होंगे, इस पर विचार विमर्श किए बगैर तमाम जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जितने एंटी करप्शन ब्यूरो के डिपार्टमेंट हेड्स हैं, सबको इसमें शामिल कर दिया गया और सरकार ने इसे घोषणा करके अपना इंटेंट सामने कर दिया। इसमें सरकार का इंटेंट कहां है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप तो सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं, उसमें नया क्या? और ये आदेश का पालन भी 1 मई को किया जा चुका है, तो अब हम क्या नया देख रहे हैं? अजय जी, मैं बोलूं जी? देखिए, जो मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी चीज के बारे में एक लीगल टर्मिनोलॉजी है कि उसका इंटेंशन, यदि वो इंटेंशन जेन्युइन है तो बोनाफाइड है, यदि इंटेंशन गलत है तो मलाफाइडी है। तो मेंसरिया नहीं होनी चाहिए। और यहां पर जो मलाफाइडी और बोनाफाइडी का फर्क यही है कि पहला निर्णय, यानी कि सरकार का पहला कमिटमेंट क्या हुआ, आदेश का पालन नहीं, आदेश का पालन। मुझे आपको ये बताने में कोई कोताही नहीं है कि इस निर्णय को अगले 6 महीने तक टाला जा सकता था। देयर वाज नो टाइम बाउंड रिपोर्ट, देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नहीं, मैं आ रहा हूं, यदि पहला निर्णय काला धन के ऊपर में संबित इसलिए हूं कि रविशंकर प्रसाद जी, जो कि देश के कानून मंत्री हैं अब जी, और जो कि खुद एक वकील हैं, उनकी तरफ से इस बात को सामने रखना अपने आप में बहुत सारे मायने रखते हैं। सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? पहली कैबिनेट का पहला डिसीजन है, लेकिन आप जरा गौर से देखें, 23 मई को यही सरकार, तब तक सरकार आई नहीं थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं हुई थी, थोड़ा फैक्ट्स हम लोग जान लें क्या हुआ था। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का है और 1911 में ही एमबी शाह को बना दिया गया था, उस समय वाइस चेयरमैन थे। आज जो है उसमें एमबी शाह और अरिजीत पसायत, ये दोनों होंगे, वो वाइस चेयरमैन होंगे, ये चेयरमैन होंगे। 10 मेंबर कमिटी जो रेगुलेटरी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं और इन्फोर्समेंट के हैं, जैसे कि डीआरआई, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस,
रॉ चीफ, सीबीआई निदेशक, सीबीआई, जितने भी टॉप हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, वो सारे रहेंगे। ये बॉल ऑलरेडी लेट डाउन थी, इसमें कोई बात नहीं है। 23 तारीख को सरकार ने कहा कि साहब हमारी गवर्नमेंट ही अभी नहीं बनी है, और यूपीए गवर्नमेंट की मजबूरी ये थी कि इलेक्शन वो लग गया था, इलेक्शन नोटिफिकेशन हो गया था, वो कर नहीं सकती थी। तो 23 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई, उन्होंने कहा कि साहब हमारी नई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने दीजिए, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया। आज पहला डिसीजन वो लेना ही था और कोई तरीका ही नहीं था, आज लेना ही था, और 29 तारीख के पहले आपको नोटिफिकेशन इशू करना है। ये स्थिति है। इसको लेके 10 मेंबर की जो टीम होगी, जो सेक्रेटरीज होंगे, रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा, जिसमें ये सारे टोटल 10 मेंबर होंगे, और 2 होंगे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये करेंगे। इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी क्रेडिट लेने जा रही है। पहला किया है उन्होंने, मैसेज एक स्ट्रांग गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बेसिक्स जानते हैं वो भी ये मानेंगे कि इसमें बीजेपी का कोई कमाल नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन तो ये भी नहीं कर, मुझे नहीं लगता कि ये भी मैं इसीलिए अमिताभ जी से सवाल इसलिए पूछा, अमिताभ जी वो थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अदरवाइज क्रेडिट ये भी नहीं ले रहे हो सुप्रीम कोर्ट। पॉलिटिकल की बात की आपने अमिताभ जी, आपने इंटेंशंस की बात की कि पिछली सरकार की इच्छा शक्ति और ये वो, यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं होगा? देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा तब होता है जब किसी के पास काम करने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसको यदि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा माने तो अलग बात है। अब अमिताभ जी बुरा मत मानिएगा, आपको लगेगा हम फिर बोलने नहीं दे रहे, लेकिन जरा सोचिए, अधिकार है, जरा सोचिए आप। सत्ता में अब आप खूब बोलिए, बिल्कुल, पहले मैं लड़ता था आपसे, नहीं। तो अमिताभ जी, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, यूपीए सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान महज 15 नाम सामने आए, और उन 15 नाम का खुलासा नहीं हुआ है। वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, सार्वजनिक डोमेन में यह नाम नहीं है। आपकी सरकार कटिबद्ध है कि काला धन हम देश में लाएंगे। 1 लाख पता नहीं कितने हजार करोड़ की बात कही जाती है। स्वामी रामदेव तो इस आंकड़े का नहीं, मैं बोलने नहीं है। ये टोटल जो है 2 उसमें है, जो इन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स जिन्होंने किताब लिखी है इस पे, अरुण कुमार ने कहा है कि जब नेहरू आए थे तो ये 10% आपके जीडीपी का ब्लैक चैनल्स में चला जाता था। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये मान रहा है कि आपके जीडीपी का 40% चला जा रहा है, ना कि इसको डिस्प्यूट किया जा रहा है, लेकिन कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए आपके उसमें चले जाते हैं। ये लगभग सर्टेन फैक्ट है। 25 लाख करोड़ रुपए भारत का बजट, जी, यानी भारत का बजट 18 लाख करोड़ शायद हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाए, लेकिन उसमें से कितना आ पाएगा, कितने नाम? सबसे पहली चीज मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो नाम जो सामने आए थे ना अभी पीछे, वो भी मजबूरी में आए थे, क्योंकि वहां की बैंक ने, लिंचेस्टिंग बैंक ने एक अपना नाम उजागर कर दिया था। उसके साथ साथ जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है उसके हिसाब से भी, और बाकी के भी जो अमेरिका के पैटर्न पे जो लोगों के, जो देशों के साथ, स्विस बैंकों के साथ और बाकी के कुछ ऐसे जहां पर की टैक्स हेवेंस होते हैं, वहां के बैंकिंग के सेक्टर के साथ जो उनका अरेंजमेंट है, उनको वो वन साइडेड अरेंजमेंट किया हुआ है। यदि देश की सरकारें चाहें तो अपने टर्म्स पे वहां की सरकारों को दबाव बना के ले सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक लंबी फेरिस्त है, यही तो यूपीए के बारे में यही बात तो सबसे प्रखर तरीके से कही जाती थी कि कहने तो दीजिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, अमेरिका ने फ्रेम है 60 महीने। बिल्कुल, मैं टाइम फ्रेम यही कहता हूं कि ये जो जितनी जल्दी हम सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑर्डर में अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारा जब माइट क्रिएट होगा, जब हमारी शक्ति सामने आएगी, तब हम किसी दूसरे देश के सामने दबाव बना सकते हैं। क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो तो दबाव बनाने के कोई अपने एजेंडे में हम शक्तिविहीन थे। बिल्कुल शक्तिविहीन, हम शक्ति मतलब उसके निम्नतम स्तर पर थे। चलिए, तो और आज हम आपको एश्योर करना चाहते हैं हम लोग कि इस टेनियर में आपको उस विस्तृत लिस्ट की जानकारी ही नहीं होगी, बल्कि उन सभी जो अपराधी लोग हैं जिन्होंने देश के पैसे को बाहर लगा रखा है अपने हितों के लिए, उनके ऊपर में कार्रवाई भी होगी। तो अमिताभ जी, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट होती दिख रही है अभी फिलहाल, जिस तरीके से आज कानून मंत्री ने इसका ऐलान किया कैबिनेट के पहले फैसले के तौर पर, क्रेडिट लेने की बात है, लेकिन ये एक्चुअली पहले से पाइपलाइन में था। इसका क्रेडिट अगर किसी को लेना चाहिए था तो यूपीए सरकार को लेना चाहिए था। अफसोसजनक है आज है सत्ता में है। देखिए, लेकिन मैं इनके हिसाब की एक बात बोलूंगा कि देखिए, ये सरकार जो थी यूपीए की, वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके दौरान यदि जब तक कि वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, उसने बहुत से विवादित फैसले उन्होंने किए थे। क्यों इसको नहीं किया उसने? चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूपीए ने क्यों नहीं किया था पहले? मोदी सरकार के गठन के साथ ही धारा 370 का एजेंडा भी सामने आता दिखाई दे रहा है पिनाज, और ये अपने आप में काफी बड़ा मसला। बिल्कुल, और धारा 370 पर उस वक्त पर यहां पर अजय बयान आता है जितेंद्र सिंह का, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे होते हैं और वो कह देते हैं कि धारा 370 जो है कश्मीर से
हटना चाहिए और उसके तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट कर देते हैं। तो एक बड़ा विवाद, कम से कम बड़े फैसले अभी लेने में वक्त है, लेकिन बड़ा विवाद तो आपने तूल दे ही दिया है अमिताभ जी। नहीं, ये विवाद नहीं है, बिल्कुल भी विवाद नहीं है। देखिए 370 के ऊपर में एक देशव्यापी बहस ऑलरेडी हो रही है और वो होगी, एक कंसेंसस इवॉल्व होगा। पब्लिक डोमेन में जाके ये बात कहने की क्या जरूरत है? कैबिनेट जब तक नहीं बात करेगी। चलिए पहले जितेंद्र सिंह की बात सुन लेते हैं। देश में ये एक बहस, बहुत बड़ी बहस है, जिसको बहस को अगर बहस सही मायनों में करानी है तो उसका रास्ता कैबिनेट से ही होकर जाएगा। जितेंद्र सिंह के कहने से वो बहस पब्लिक डोमेन में शुरू हो सकती है, लेकिन नियम कायदे कानून के तहत नहीं शुरू हो सकती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए, हमारा हमेशा ये मानना रहा है, विश्वास रहा है कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। यदि आप चर्चा भी ना करेंगे और इसको एक मनोवैज्ञानिक हुआ बना करके रखेंगे तो नवयुवक के मस्तिष्क में, उसकी मानसिकता पर ये लगता है कि नामालूम इससे क्या हो जाएगा, बल्कि जबकि वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि अनुच्छेद 370 को जब संविधान में लाया गया था और इसके सबसे ज्यादा इसकी पैरवी करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वयं ये कहना था कि अस्थायी है, टेम्पररी है, और संविधान में भी लिखा हुआ है टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और अपने मृत्यु से कुछ मास पहले सन 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ये स्वयं बात कह भी चुके हैं कि मैं समझता हूं कि अब इस अनुच्छेद को हट जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं रही। एनके सिंह साहब, इससे पहले कि कैबिनेट की पहली बैठक होती, जितेंद्र सिंह का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर सरपट आगे दौड़ती दिखाई दे रही है आपको? मुझे इट इज अनलाइक नरेंद्र मोदी। जितना मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी में ये तो नहीं था। उनको जितना हम जानते हैं, विकास उनकी प्रायोरिटी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना प्रायोरिटी। जो पहले दिन आपने जब ऑफिस में कदम रखा है और उसमें पीएमओ का मिनिस्टर अगर ये कह रहा है तो मैं ये मानूंगा कि नरेंद्र मोदी का ये व्यू है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि 370 क्या हमारी प्रायोरिटी है, और नरेंद्र मोदी की भी नहीं है। उन्होंने भी इसको पूरे इलेक्शन के दौरान बहुत ही सेकेंडरी फंक्शन में रखा था। मुझे लगता है कोई एरर हुआ है जजमेंट में, और वो पीएमओ के इस मिनिस्टर से हुआ है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी प्रायोरिटी में ब्लैक मनी समझ में आ सकता है, क्योंकि हर रोज शाम को हर परिवार से 10 रुपए चले जाते हैं इस देश से ब्लैक चैनल्स में। वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज प्रायोरिटी में आपका इन्फ्लेशन है, प्रायोरिटी में बहुत सारी चीजें हैं। आज 370 पे डिस्कशन हो, ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। इट इज अनलाइक नरेंद्र मोदी। लेकिन एनके सिंह साहब, जितना नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनकी मर्जी से कोई उनके कैबिनेट का कोई मंत्री बयान दे दे, ऐसा हमने देखा नहीं है। जी नहीं, मुझे ये भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बयान उन्होंने दिलवाया है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी में, आज प्राइम मिनिस्टर आज वो हुए हैं, पहले दिन गए हैं, क्या प्रायोरिटी में 370 आएगा? महंगाई और तमाम चीजें हैं जिसको लेके एक मैसिव एफर्ट करना है। 370 तो एक ड्यू प्रोसेस है जिसमें कि आप डिस्कशन करें, डिबेट करें। आज ये मुद्दा छेड़ना, और आप देखिए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि अगर 370 हटेगा तो कश्मीर भारत का रहेगा भी नहीं, यहां तक वो कह गए। तो मेरे ख्याल से ये अभी छेड़ने की जरूरत नहीं थी। अब मेरे ख्याल से बीजेपी वाले भी ये रियलाइज करेंगे प्रायोरिटी में ये नहीं था। देखिए, मुझे नहीं समझ एनके सिंह साहब, मैं आपको सादर कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला के इस धमकी के आगे तो खैर केंद्र सरकार नहीं डरने वाली है। नहीं, अरे छोड़िए, ये उमर अब्दुल्ला की हैसियत नहीं है कि वो कश्मीर को भारत से अलग कर दे। मैं एक बात आपको बता दूं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय हित जहां जहां होंगे, ये सरकार वहां वहां न सिर्फ सोचेगी, उसकी प्रायोरिटीज में ऊपर भी रहेगा ये। अब जैसे कश्मीर का मुद्दा, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, ये सारे एजेंडा में है, लेकिन उसके साथ क्या आपको ये नहीं लगता है कि कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो पंडित हैं, जिनको वहां से बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया, क्या वो आपकी आत्मा को झकझोरती नहीं है? एनके सिंह साहब जी, मैं ये सवाल कहना चाहता हूं, क्या उसको आप साफ नहीं चला सकते? और ये बहस है, सुनिया जी, ये बहस है, इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना पड़ेगा। मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। मुद्दा यहां पर यह है कि जब आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश में मौजूद थे, उसी वक्त इस तरह का बयान आना, उसके बाद क्या आप लोगों ने यह चुनाव धारा 370 के ऊपर बहस कराने को किया था या महंगाई और अन्य मुद्दों पर किया था? हम इस पर चर्चा करेंगे, अमिताभ जी, हम इस पर चर्चा करेंगे। बस यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं।